जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एमपीजीके की क्वेश्चन सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एमपीजीके की क्वेश्चन सीरीज का आज का हमारा ये 36वां लेक्चर है। और दोस्तों 36वें लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, जिसमें हम अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, लता मंगेशकर जी हो, किशोर कुमार हो, अशोक कुमार हो, है ना, अनु कपूर हो, भीमराव अम्बेडकर जी हो, चंद्रशेखर आजाद, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। कई सारे मध्य प्रदेश के ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे लोग जो इतिहास में चर्चा में रहे हैं, उनके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली है। जैसे हमने जब मध्य प्रदेश के साहित्यकारों की बात की थी, तो उन साहित्यकारों में मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रसिद्ध साहित्यकारों की बात कर ली थी हम लोगों ने। इसके पहले के लेक्चर्स में भी जब हम लोगों ने विविध रूप से अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चंस को एक साथ देखा था, उसमें हमने विभिन्न मध्य प्रदेश के व्यक्तियों के बारे में चर्चा कर ली है, परंतु उसमें जो कुछ छूट गए हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन आ सकता है, उनको हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले। क्लियर दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत के 10वें प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी मध्य प्रदेश के ग्वालियर, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को। क्लियर? और इन्होंने उस ब्रिटिश भारत में जन्म लिया, लेकिन ब्रिटिश भारत से आजाद भारत के वो 3 बार प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। याद रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996 में, 1998 में और 1999 में 3 बार आजाद भारत के प्राइम मिनिस्टर बने थे। याद रखना है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी ग्वालियर से हिस्सा लिया था। इनकी कर्मभूमि दोस्तों लखनऊ रही। लखनऊ से इन्होंने 1952 में पहली बार इलेक्शन लड़ा था। तो याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी का अगर इलेक्शन पूछा जाता तो 1952 में पहली बार लखनऊ से लड़े थे, हारे भी, लेकिन ये कई बार इलेक्शन जीते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब जनसंघ की स्थापना हुई थी तो जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे 1951 में, और बाद में जब मोरारजी देसाई जी की सरकार बनी तो मोरारजी देसाई जी की सरकार में 1977 से 1979 के बीच में विदेश मंत्री के तौर पर भी काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे, और जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो उस पार्टी का हिस्सा रहे, और उस पार्टी के प्रधानमंत्री ही थे मोरारजी देसाई, जो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे। तो इनकी जो मिनिस्ट्री थी उसमें विदेश मंत्री रहे। जब 6 अप्रैल 1980 को, ध्यान रखेंगे, 6 अप्रैल में 1980 को बीजेपी का गठन होता है, तो बीजेपी के संस्थापक सदस्य में भी शामिल थे, बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे थे अटल जी। क्लियर? और अटल जी जब भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, तो पहली बार जब प्राइम मिनिस्टर बने तो इनकी सरकार केवल 13 दिन रही थी। सबसे कम समय तक के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर सिर्फ 13 दिन के भी अटल जी ही थे। अटल जी महान कवि रहे, लेखक रहे और स्वतंत्रता सेनानी रहे, और एक विश्व प्रसिद्ध बेहतर नेता भी रहे, जिन्होंने पहली बार यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था। जब इनका प्रधानमंत्री कार्यकाल था दोस्तों 1999 से 2004 का, ये इन्होंने कंप्लीट कार्यकाल किया था। इसके पहले 2 बार ये पूर्ण कार्यकाल तक प्रधानमंत्री नहीं रहे, लेकिन अटल जी जब 1999 से 2004 तक 5 साल कंटिन्यूस प्राइम मिनिस्टर के पद पे रहे, तो इस दौरान उन्होंने, याद रखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की जब हम बात करें तो ये सन 2001 की एक इंपॉर्टेंट योजना थी, जिसमें चारों महानगरों को आपस में जोड़ा गया था, बेहतरीन सड़कें बनाकर, ताकि देश की सप्लाई चेन को व्यवस्थित किया जाए। इन्हीं के समय पे पोखरण में परमाणु परीक्षण होता है। ये परमाणु परीक्षण 1998 के आसपास होता है पोखरण में। तो इसके माध्यम से कहीं ना कहीं भारत की परमाणु शक्ति को भी यहाँ पर देखा गया। हालांकि 1974 में पहली बार भारत का लाफिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण था इंदिरा गांधी जी के समय, लेकिन यह परमाणु परीक्षण दोस्तों उससे बहुत ज्यादा व्यापक था, जो राजस्थान में किया गया था। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान की बात कर लें तो अटल जी के समय शुरू किया गया था सर्व शिक्षा अभियान। इसके अलावा हम और देखें दोस्तों तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो थी वो भी सन 2001 के आसपास अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय शुरू की गई थी, जिसमें भारत में 500 की जनसंख्या वाले मैदानी क्षेत्र के गांवों और 250 की जनसंख्या वाले पहाड़ी क्षेत्रों के गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना था, जो कि मुख्य सड़कों की तरफ शहरों में जाती थी।
तो ये कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा आधार तैयार किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी को 1971 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था हमारा, जिसमें बांग्लादेश का स्वतंत्रता घोषित किया गया था, तो उसके उपलक्ष्य में इन्हें बांग्लादेश वॉर मेमोरियल अवार्ड भी दिया गया था। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2014 में अटल जी को भारत रत्न से भी नवाजा गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु हो गई थी, ये ध्यान रखेंगे। 2018 में इनकी मृत्यु के बाद भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके जन्म दिवस को 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के तौर पर भी स्थापित किया है। तो हर साल हम 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के तौर पर भी सेलिब्रेट करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेशी संबंधों में मजबूती को इंपॉर्टेंस दिया और कहीं ना कहीं इसमें उन्होंने पाकिस्तान जैसे देश को भी एक मौका दिया कि भाई सुधर जाओ, और इन्होंने सदा ए सरहद नाम की बस सेवा शुरू की जो कि लाहौर तक जाती थी। और इस बस के पहले यात्री के तौर पर सफर करते हुए पाकिस्तान भी गए थे, ये नवाज शरीफ से मिले थे। तो ये भी अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जो कि लखनऊ से पहली बार 1952 में इलेक्शन लड़ते हैं, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होते हैं, जनसंघ के संस्थापक सदस्य होते हैं, जनता पार्टी की सरकार जो थी उसमें मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री भी रहते हैं। जब बीजेपी का गठन होता है तो बीजेपी के संस्थापक सदस्य व बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनते हैं। भारत के 3 बार के प्रधानमंत्री भी अटल जी बनते हैं, दोस्तों याद रखेंगे। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात की। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी जो रहे दोस्तों, जिन्हें हम भारत रत्न जो है देखते हैं 2014 में मिलता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो रहे ये एक महान कवि भी थे। इन्होंने मेरी 51 कविताएं, संसद यात्रा जैसे कई इंपॉर्टेंट रचनाएं की जिनके कारण इन्हें जाना जाता है। और आज जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच नहीं है तो हम उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के तौर पर हर साल सेलिब्रेट भी करते, ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से संबंधित कौन सा व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बना था? याद रखिए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी जिसका जन्म 19 अगस्त को 1918 को भोपाल में हुआ था। याद रखेंगे, 19 अगस्त 1918 को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का जन्म भोपाल में हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 1999 के आसपास हम देखें तो दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। क्लियर। शंकर दयाल शर्मा जी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक बहुत इंपॉर्टेंट सेनानी थे। और शंकर दयाल शर्मा जी जब हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के बाद देश में रियासतों का एकीकरण करके राज्यों का गठन किया जा रहा था। मध्य क्षेत्र की रियासतों को मिलाकर पूरा मध्य प्रांत बनाया गया था, जिसमें भाग ए, बी, सी और भोपाल स्टेट स्वतंत्र रूप में देखने को मिलता था। जब भाग सी जो था उसमें विंध्य प्रदेश के क्षेत्र में भोपाल स्टेट का 1 जून 1949 को विलय कर दिया गया। 1949 में क्या हुआ, भोपाल के जो नवाब थे उन्हें भगा दिया गया, चलो। और सरदार पटेल के हस्तक्षेप के बाद इसको भी भारत राज्य संघ राज्य का हिस्सा बना दिया गया। तो भोपाल का नवाब तो भाग गया भाई। भोपाल को मध्य क्षेत्र में जो ए, बी, सी भाग बनाया गया तो उसके सी भाग विंध्य प्रदेश में शामिल करके शंकर दयाल शर्मा जी को इस भोपाल क्षेत्र का पहला मुख्यमंत्री भी बनाया गया था। शंकर दयाल शर्मा जी जो रहे थे उसको याद रखना है कि भारत के 9वें राष्ट्रपति भी बने थे। याद रखेंगे कि भारत के 9वें राष्ट्रपति थे और इन्होंने 1992 से लेकर 1997 तक अपना राष्ट्रपति का काम किया है। मध्य प्रदेश का जो वर्तमान विधानसभा भवन है, जिसको इंदिरा गांधी विधानसभा भवन आप कहते हैं, जिसकी आधारशिला 1984 में रखी गई थी, इस विधानसभा भवन का उद्घाटन भी 1996 में शंकर दयाल शर्मा जी ने ही किया था। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश से संबंधित ये व्यक्ति थे जो कि याद रखेंगे हम भारत के राष्ट्रपति भी बने। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके अलावा याद रखेंगे कि ये अलग अलग राज्यों के राज्यपाल भी बने थे, जिसमें पंजाब हो, आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ के राज्यपाल भी बने थे। लेकिन अंततः हम देखें तो ये जो है भारत के राष्ट्रपति बने 9वें 1992 से 1997 तक। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? दोस्तों याद रखेंगे महू इंदौर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहीं पर आजादी के बाद के सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति माने जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। जन्म हुआ था दोस्तों 14 अप्रैल को 1891 में।
तो 14 अप्रैल 1891 में भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, कहां, महू में। लेकिन मृत्यु हुई थी दोस्तों 6 दिसंबर 1956 को। तो 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर जी की मृत्यु दिल्ली में हुई थी। भीमराव अंबेडकर जी ने अपने बचपन के सफर में देखें तो कई सारी छुआछूत संबंधी, भेदभाव संबंधी स्थिति से गुजरे थे। कहीं ना कहीं उसके कारण ही एक बड़ा व्यापक स्तर पर इन्होंने छुआछूत और आदि के खिलाफ एक आंदोलन चलाया, संघर्ष किया लंबे समय तक और अपने आप को बहुत विद्वान व्यक्ति के तौर पर परिवर्तित किया। और जब आजादी मिली तो भारत के विधि मंत्री के तौर पर स्थापित हुए थे। जब संविधान निर्माण हो रहा था तो संविधान निर्माण के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। जो प्रारूप समिति का गठन किया गया दोस्तों, उसके अध्यक्ष जो थे, 7 सदस्य टोटल थे। ये 7 सदस्यों में इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अंबेडकर जी को हम भारतीय संविधान के निर्माता के तौर पर, रचनाकार के तौर पर जानते हैं, क्योंकि प्रारूप समिति ने संविधान के निर्माण में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। क्लियर, ये याद रखिए। अंबेडकर जी के योगदान को लेकर 1990 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से भी नवाजा गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। चैत्य भूमि जो है इनकी समाधि स्थल मानी जाती है, किसकी, अंबेडकर जी की, याद रखेंगे। तो भारत के विधि मंत्री के तौर पर स्थापित हुए और भारत के सबसे विद्वान पुरुषों के तौर पर देखें तो अंबेडकर जी का नाम देखा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नेता का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ? याद रखिए, मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का जन्म जो है वो हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ था। और ये भी याद रखेंगे, पिताजी का नाम करमचंद था, माताजी का नाम पुतलीबाई था और कस्तूरबा जी से इनकी शादी हुई थी। क्लियर दोस्तों, आजादी की लड़ाई में एक इंपॉर्टेंट योगदान देखने को मिलता है। जब वो 1915 के बाद का स्वतंत्रता संघर्ष पर अध्ययन करते हैं तो गांधी कांग्रेस की लीडरशिप में दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद उन्होंने भारत में 1917 में चंपारण सत्याग्रह पहला किया। उसके बाद हम बात करें तो अहमदाबाद आंदोलन, फिर खेड़ा आंदोलन आपको देखने को मिलता है। इसके बाद सबसे बड़ा आंदोलन गांधी जी का 1920 में पहला आता है, असहयोग आंदोलन। फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन देखने को मिलता है और 1942 में अंतिम आंदोलन, जो एकमात्र गांधी जी का हिंसक आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में जो भारत छोड़ो का स्लोगन है वो यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो ये गांधी जी का अंतिम बड़ा आंदोलन था 1942 में, जिसको हम भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। क्लियर। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को 3 गोलियां मारी थी। उसके बाद से गांधी जी की श्रद्धांजलि हो गई। इनके डेथ डे को हम लोग शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं, ध्यान रखेंगे। तो मोहनदास करमचंद गांधी जो रहे, गांधी जी, इनका जन्म जो है वो गुजरात में हुआ था। इनका संबंध मध्य प्रदेश से यहां से नहीं रहा है। अगला प्रश्न है, नरेंद्र हिरवानी को विक्रम पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो दोस्तों तो 1988-89 को नरेंद्र हिरवानी को विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों नरेंद्र हिरवानी जो रहे ये भारतीय क्रिकेटर रहे, याद रखिएगा, भारतीय क्रिकेटर थे और इन्होंने भारतीय क्रिकेट के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया है। इनका जन्म दोस्तों जो है वो गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर यूपी में इनका जन्म हुआ था और 18 अक्टूबर, याद रखेंगे, 18 अक्टूबर को 1968 में नरेंद्र हिरवानी का जन्म हुआ था गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जन्मे थे। लेकिन इन्होंने जब क्रिकेट की बात की, रणजी की बात की, तो इन्होंने मध्य प्रदेश की तरफ से खेलना शुरू किया था। एक लंबे समय तक मध्य प्रदेश के लिए इन्होंने क्रिकेट खेला और मध्य प्रदेश के बाद फिर बंगाल के लिए क्रिकेट खेला। अगर हम यहां देखें तो याद रखिएगा, बंगाल के लिए इन्होंने 1996-97 में बंगाल के लिए क्रिकेट खेला। और इसके पहले हम जाएं तो 1984 से 2006 तक हम देखें तो मध्य प्रदेश के लिए रणजी क्रिकेट ये खेलते चले आए हैं। बस बीच में 1996-97 में बंगाल के लिए क्रिकेट खेला, कई सारे मैचेस खेले और इन्होंने कहीं ना कहीं टेस्ट में एक बेहतर प्रदर्शन भी किया है, दोस्तों याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों याद रखेंगे कि नरेंद्र हिरवानी जो थे एक बॉलर थे, ये लेग स्पिन करते थे, याद रखेंगे। और एक मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने का, टेस्ट मैच में 16 विकेट लेने का जो विश्व रिकॉर्ड है वो नरेंद्र हिरवानी जी के पास ही रहा है, ले याद रखेंगे। तो ये नरेंद्र हिरवानी थे जो कि उत्तर प्रदेश गोरखपुर में पैदा हुए, लेकिन इन्होंने मध्य प्रदेश के लिए 1984 से 2006 तक लगातार क्रिकेट खेला रणजी में, ठीक है। तो याद रखेंगे नरेंद्र हिरवानी जी।
प्रहलाद सिंह टिपानिया कौन थे दोस्तों, याद रखेंगे। प्रहलाद सिंह टिपानिया जो थे वो मालवी बोली के लोग गायक थे, और ये दोस्तों याद रखिएगा कबीर के निर्गुणी गायन को गाया करते थे। इनका संबंध था कबीर के निर्गुणी गायन से संबंधित था, और ये मालवी बोली के लोग गायक थे, और इनके इस गायन की कला के कारण 2011 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। एग्जाम में अगर पूछे कि प्रहलाद सिंह टिपानिया कौन थे, तो याद रखेंगे मालवी बोली के लोग गायक थे। 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया। कबीर के निर्गुण जो भी गायन थे वो ये किया करते थे, भजन गाया करते थे। ठीक, अगला प्रश्न है, श्रुति अधिकारी मध्य प्रदेश की प्रख्यात हस्ती है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? याद रखेंगे दोस्तों, वादन, संतूर वादक थी। ये संतूर वादिका थी, और संतूर वादिका होने के साथ साथ संगीत के ग्वालियर घराने से ही श्रुति अधिकारी का संबंध रहा। ठीक है, तो श्रुति अधिकारी का संबंध संगीत के ग्वालियर घराने से रहा, और ये संतूर बजाने में एक्सपर्ट थी, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की वह पहली महिला सांसद जो लोकसभा अध्यक्ष चुनी गई। दोस्तों याद रखिए, सुमित्रा महाजन जी, जिन्हें हम सुमित्रा ताई के नाम से, ये ताई नाम से फेमस हुई, लगातार 8 बार लोकसभा सांसद रही, चुनाव जीतने वाली पहली महिला बनी थी ये, और इन्होंने 16वीं लोकसभा का जब गठन हुआ था 2014 में, तो इंदौर से ये सांसद चुनी गई थी, और सभी संसद सदस्यों ने, लोकसभा सदस्यों ने सर्वसम्मति से इन्हें लोकसभा स्पीकर के तौर पर चुना था। तो मध्य प्रदेश की पहली महिला सांसद लोकसभा स्पीकर बनने का जो टैग है वो सुमित्रा महाजन जी के पास है। लगातार 8 बार संसद चुनाव जीतने वाली पहली महिला अगर हम देखें, सुमित्रा महाजन जी रही, जो ताई के नाम से फेमस है, और इंदौर इनका लोकसभा क्षेत्र रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत गायक स्वर्गीय किशोर कुमार का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से था? दोस्तों याद रखिएंगे, खंडवा, मध्य प्रदेश के खंडवा शहर से किशोर कुमार का संबंध रहा है। किशोर कुमार एक बहुत विख्यात गायक रहे, इनके बराबर, इनके समतुल्य सिंगर बहुत विरल ही आपको देखने को मिलते हैं। कई भाषाओं में, उर्दू, कन्नड़, गुजराती, बंगाली, कई भाषाओं में उन्होंने गाना गाया। याद रखिए, किशोर कुमार जो है दोस्तों 4 अगस्त 1929 को जन्म हुआ था, और 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। 4 शादियां इन्होंने अपने जीवन में की थी। प्रख्यात अभिनेत्री मधुबाला से भी इन्होंने शादी की थी, याद रखेंगे, मधुबाला को आज हर कोई जानता है, तो मधुबाला जी भी इनकी वाइफ थी। खंडवा में इनका पुश्तैनी मकान भी आपको देखने को मिलता है, जिसको संग्रहालय बना दिया गया है। तो किशोर कुमार जी का संबंध किससे है? खंडवा में है, ध्यान रखेंगे। और इनके याद में, इनके सम्मान में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान भी मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सुर साम्राज्ञी सुश्री लता मंगेशकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो याद रखेंगे, 28 सितंबर 1929 को, 28 सितंबर 1929 को लता मंगेशकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। पिता दीनानाथ मंगेशकर थे, महाराष्ट्रियन परिवार से संबंधित, लेकिन जन्म कहाँ हुआ है? इंदौर में हुआ था। संगीत की दुनिया में बहुत छोटी सी उम्र में लता जी ने प्रवेश किया, और लंबे समय तक इस दुनिया में सबसे ज्यादा गाने जो गाए हैं वो लता मंगेशकर जी ही आपको देखने को मिलेंगी। लंबे समय तक विभिन्न भाषाओं में गाना गाए थे, और देशभक्ति के तौर पर जब आप मेरे वतन के लोगों, कवि प्रदीप का एक लिखा हुआ आप गाना जब देखते हैं तो दोस्तों एक अलग ही आपको समझ में आता है, आंसू आपके रोक ही नहीं पाते। कुछ इस प्रकार से लता जी ने गाना गाया था, याद रखिएगा। लता मंगेशकर जी रही दोस्तों, इन्हें 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया था। जब अटल जी की सरकार थी 2001 में, तो लता मंगेशकर जी को संगीत के क्षेत्र में इनके योगदान को देखते हुए भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा गया था, जिसे 1954 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। तो भारत रत्न रही लता मंगेशकर जी को आप स्वर सम्राज्ञी भी कहते हैं, और इन्हें आप स्वर कोकिला भी कहते हैं। क्लियर, याद रखेंगे। लता मंगेशकर जो रही, इनकी ही सिस्टर हैं आशा भोसले जी। 2022 में लता मंगेशकर जी की मृत्यु हो गई दोस्तों, ये भी ध्यान रखेंगे। और मध्य प्रदेश सरकार ने इनके सम्मान में लता मंगेशकर पुरस्कार हो, लता मंगेशकर संगीत अकादमी जो उसको प्रारंभ करने की बात भी कही है। तो लता मंगेशकर जी का संबंध इंदौर से रहा है, और इनका जन्म जो है इंदौर में 28 सितंबर को 1929 को हुआ था। 2001 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। अगला प्रश्न है, महेश श्रीवास्तव निम्न में से किस गीत के लेखक है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश का जो राज्य गीत है, याद रखेंगे, मध्य प्रदेश का जो राज्य गीत है मेरा मध्य प्रदेश, उसके रचयिता महेश श्रीवास्तव हैं। और
अक्टूबर 2010 में मध्य प्रदेश सरकार ने इस राज्य गीत के तौर पर मान्यता प्रदान की थी, मतलब अपनाया था। महेश श्रीवास्तव जो है दोस्तों, इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया। और महेश श्रीवास्तव जी ने जिस गाने को लिखा उसे शांतनु जो हैं उन्होंने इस गाने को गाया था। याद रखेंगे, ये मध्य प्रदेश का राजकीय गीत है, महेश श्रीवास्तव जी के द्वारा गाया गया, ऐसा लिखा गया है और शान के द्वारा गाया गया है। अगला प्रश्न है, बड़वानी मध्य प्रदेश में पैदा हुए एवं भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे अनिल काकोडकर। अनिल काकोडकर को आप साइंस मेन के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश के साइंस मेन के नाम से आप इनको जानते हैं। ये याद रखिएगा कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, रिजर्व बैंक के निदेशक के तौर पर भी काम कर चुके हैं, बड़वानी शहर में जन्मे थे। कौन? तो याद रखेंगे अनिल काकोडकर जी, साइंस मैन के तौर पर भी फेमस रहे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्वालियर में पैदा हुए विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं जिनके नाम पर एक एल्गोरिथम का नाम भी है। याद रखेंगे, उनका नाम है नरेंद्र कर्माकर जी। नरेंद्र कर्माकर जो थे वैश्विक स्तर पर गणितज्ञ के तौर पर फेमस होते हैं और इनके नाम पर बाद में एक एल्गोरिथम जो गणित से संबंधित रही उसका भी नाम रखा गया। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन पर्वतारोही मध्य प्रदेश से 2016 में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचा था? याद रखेंगे, भगवान सिंह कुशवाहा जो रहे वो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे और ये मध्य प्रदेश के हैं। माउंट एवरेस्ट की हम बात करें दोस्तों तो माउंट एवरेस्ट लगभग 8848 मीटर, कहीं कहीं पर इसकी ऊंचाई 8850 मीटर भी देखने को मिलती है। ये पर्वत जो है ये विश्व का, याद रखेंगे, विश्व का सर्वोच्च पर्वत है। सर्वोच्च पर्वत अगर कोई है विश्व का तो वो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर के आसपास है और ये नेपाल में है। कहां पर पड़ता है दोस्तों? नेपाल वाले क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। हिमालय पर्वत श्रेणी जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है उसका यह हिस्सा है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों, इस पर भगवान सिंह कुशवाहा जो है 2016 में पहुंचे थे, मध्य प्रदेश के नागरिक रहे हैं। इसके अलावा हम देखें दोस्तों तो 29 मई को 1953 को माउंट एवरेस्ट पर पहले व्यक्ति चढ़ने के लिए गए थे और इनमें दोस्तों याद रखिएगा न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी थे और नेपाल के भारतीय नागरिक जो रहे, नेपाल मूल के थे, भारतीय नागरिक रहे शेरपा तेंजिंग, वो भी इस पे चढ़े थे। तो 1953 में पहली बार किसी ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग जो नेपाल के मूल के थे और भारतीय नागरिक थे, उन्होंने सबसे पहले चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट पर जब भी चढ़ना होता है दोस्तों तो मई के महीने में ही लोग चढ़ते हैं। बछेंद्री पाल का नाम आप जानते होंगे, भारत की पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल के क्षेत्र में माउंट एवरेस्ट आता है। ठीक है, चलिए, तो ये बात हुई किसकी? भगवान सिंह कुशवाहा की, जो मध्य प्रदेश के हैं और 2016 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट की शिखर पर पहुंच गए थे। अगला प्रश्न दोस्तों, जबलपुर में जन्मी राज्यसभा सदस्य और बॉलीवुड अभिनेत्री, दोस्तों याद रखिएगा 1948 में जया बच्चन जी का जन्म जो है वो जबलपुर में होता है। कब होता है? 1948 में। 1948 में जबलपुर में जन्मी थी जया बच्चन जी और इनकी शादी अमिताभ बच्चन से हुई है, सबको पता है। और ये समाजवादी पार्टी से सांसद भी। कौन सी पार्टी से दोस्तों? याद रखेंगे, समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। जबलपुर में जन्म हुआ था। बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता सलमान खान का जन्म कहां हुआ था दोस्तों? इंदौर में इनका जन्म हुआ था और ये भी याद रखेंगे 27 दिसंबर 1965 को जन्मे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल में पैदा हुए भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन थे? याद रखिएगा कि भोपाल में जन्मे रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे बात की जा रही, तो वो थे दोस्तों रघुराम गोविंद राजन। रघुराम राजन जो है वो जब भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने थे तो याद रखिएगा कि वो मध्य प्रदेश से संबंधित, उनका जन्म भोपाल में हुआ था। याद रखिएगा ये आरबीआई के 23वें गवर्नर थे। 23वें गवर्नर थे, 2013 से लेके 2016 तक रहे थे। बाद में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इनका जन्म हुआ था 3 फरवरी 1963। ठीक है, और ये तमिल ब्राह्मण परिवार के थे जो राजधानी भोपाल में जन्मे थे। तो ये भी याद रखेंगे, आरबीआई के 23वें गवर्नर जो थे वो मध्य प्रदेश के भोपाल में जन्मे थे। 2013 से 2016 तक पद पर रहे थे, ध्यान रखेंगे। आईएमएफ में याद रखिएगा, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसमें भी अर्थशास्त्री के तौर पर इन्होंने
अपनी सेवाएं दी थी। ठीक, अगला प्रश्न है, विदिशा में पैदा हुए बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक और नोबेल पुरस्कार विजेता, याद रखेंगे कैलाश सत्यार्थी जी। कैलाश सत्यार्थी जी ने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन का शुरू किया था। बचपन बचाओ आंदोलन, तो बचपन बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो याद रखेंगे कैलाश सत्यार्थी जी ने किया था। ऐसे बच्चे जिनको छोटी छोटी उम्र में किडनैप कर लिया जाता था या अलग अलग प्रकार से उनसे जबरदस्ती श्रम कराया जाता था, जो उम्र उनकी पढ़ने की होती थी उस समय पर उनसे जबरदस्ती भीख मंगवाना हुआ, पकड़कर किडनैपिंग हुआ, अंगों की तस्करी हुई, मजदूरी करवाना, बच्चों के भविष्य खराब करने की जो व्यवस्थाएं थी, ऐसे बच्चों को ये सेव करते थे और कहीं ना कहीं उन्हें बेहतर शिक्षा की तरफ ले जाते थे। इन्हीं सेवा के लिए इन्हें 2014 में हम देखें तो नोबेल शांति पुरस्कार भी मिलता है, जो मलाला यूसुफजई के साथ मिला था। क्लियर, इनका जन्म हुआ था 11 जनवरी 1954 को। तो 11 जनवरी 1954 को कैलाश सत्यार्थी जी का जन्म जो है वो विदिशा में हुआ था और 1980 में इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन किया, जिसके लिए इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया। ठीक, अगला प्रश्न है, इंदौर के बहरुद्दीन जमालुद्दीन काजी बॉलीवुड के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता थे। चलचित्र उद्योग उन्हें किस नाम से जानता है? मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री है उन्हें किस नाम से जानता है? तो याद रखेंगे उन्हें जॉनी वॉकर कहा गया। जॉनी वॉकर नाम का जो हास्य कैरेक्टर आपको देखने को मिला फिल्म में, वो और कोई नहीं, मध्य प्रदेश के इंदौर में बहरुद्दीन जमालुद्दीन काजी थे, जिनका जन्म 11 नवंबर को 1920 में इंदौर में हुआ था। ये भी ध्यान रखेंगे। तो वो जॉनी वॉकर जो है वो दोस्तों वो मध्य प्रदेश के रहे हैं। तो जॉनी वॉकर का असली नाम क्या है? बहरुद्दीन जलालुद्दीन काजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इन सभी के बीच क्या आम बात है? सलीम खान, सलमान खान, लता मंगेशकर। दोस्तों याद रखिएगा ये सभी के सभी इंदौर में पैदा हुए थे। सलीम खान जो है दोस्तों वो कहानी लेखक है, शोले जैसी फिल्मों में इन्होंने लेखन का काम किया था। याद रखिएगा सभी गायक हैं, केवल लता मंगेशकर जी हैं जो गायक रही हैं और सलमान खान एक्टर रहे। तो ऐसे में इन सभी का जन्म इंदौर में हुआ था, ये कॉमन बात है इन सभी की। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर का वास्तविक नाम क्या था? लता दीदी जो नाम से जानी गई, स्वर सम्राज्ञी जिन्हें हम कहते हैं, स्वर कोकिला जिन्हें हम कहते हैं, इनका वास्तविक नाम हेमा था। दोस्तों याद रखेंगे वास्तविक नाम क्या था? हेमा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिस्टर इंडिया जैसी फिल्मों के लिए लिखा था जो सतना में पैदा हुआ था, उन लेखक का नाम क्या है? तो याद रखेंगे दोस्तों शरद सक्सेना। शरद सक्सेना जो है वो 17 अगस्त को 1950 में 17 अगस्त को 1950 में कहां पर? सतना में पैदा हुए थे और इन्होंने मिस्टर इंडिया जैसे फिल्मों में अपना लेखन का कार्य किया था। मिस्टर इंडिया सभी ने फिल्म देखी होगी, जिसमें घड़ी पहना होता है अनिल कपूर जी और अनिल कपूर जी जो है वो गायब हो जाते थे और लाल लाइट पे दिखने लगते थे। तो उसको जो लेखन है वो काम जो है शरद सक्सेना ने किया था, जो कि मध्य प्रदेश के सतना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यह आदमी चंबल का शेर कहा जाता था। कौन? तो डाकू मानसिंह। दोस्तों याद रखेंगे डाकू मानसिंह जो है ये चंबल का शेर कहा गया था। एक जमाना था जब चंबल क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में डाकू मानसिंह की तूती बोला करती थी, हर एक व्यक्ति इससे डरता था। लेकिन डाकू मानसिंह के अपने सिद्धांत थे, निर्धन लोगों पर कभी प्रहार नहीं करता था, लड़कियों की आदर करता था, उनकी रक्षा करता था और गरीबों पर अत्याचार नहीं करने के साथ साथ ऐसे लोगों को कभी कुछ नहीं करता था जो ईमानदार। तो ऐसे सिद्धांतों के आधार पर डकैती क्षेत्र में चलने वाला दस्यु डाकू मानसिंह जो है उसको चंबल का शेर कहते थे, जिसने 1939 से लेकर 1955 तक, याद रखिएगा, चंबल में अपने डाकू की एक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं चलाई थी। तो ब्रिटिश युग में ये एक बड़े डाकू के तौर पर आपको देखने को मिला है चंबल क्षेत्र में। चंबल जो का जो क्षेत्र है दोस्तों, बेंगुरे नाम जब आप जाते हैं तो चंबल नदी के द्वारा वहां पर बहुत सारा अपरदन किया गया है और जो अपरदन किया गया है उसके कारण वहां पर बड़े बड़े खड्ड, महाखड्ड बन गए और जो डाकुओं की शरण स्थल के तौर पर देखा गया है। भारत में जो विख्यात कुख्यात डाकू रहे हैं ना, वो सभी के सभी डाकू उस क्षेत्र में ही माने। ठीक है दोस्तों, कई सारी फिल्मों में आपने देखा होगा चंबल के डाकू क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय चलचित्र उद्योग के प्रसिद्ध कहानीकार व गीतकार का नाम बताइए जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से हैं। तो याद रखिएगा जावेद अख्तर। जावेद अख्तर 17 जनवरी को 1945 में इंदौर में ग्वालियर में जन्मे थे। याद रखिएगा जावेद अख्तर का संबंध ग्वालियर शहर से है। 17 जनवरी 1945 को जन्मे थे और यह भी ध्यान रखना है कि 1999 में इन्हें पद्मश्री मिला था और 2007 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। तो पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित हैं जावेद अख्तर साहब और ये शोले जैसी फिल्मों में
लेखन का कार्य कर चुके हैं। फिल्मों के लिए गीत लिखना हो, गजल लिखना हो, कहानियां लिखना हो, इस सब काम जो है वो जावेद अख्तर साहब करते आ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया के लिए मध्य प्रदेश से बतौर ब्रांड एम्बेसडर किसे चयन किया गया? दोस्तों याद रखेंगे कृति तिवारी। जो कृति तिवारी नहीं, इन्हें जब डिजिटल इंडिया की शुरुआत की थी भारत सरकार ने, कब की थी? 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन की शुरू किया था, ताकि भारत को डिजिटलाइज किया जा सके, ऑनलाइन चीजें, सब चीजें अवेलेबल की जा सके पहले। और अब में हमारे देश में बड़े परिवर्तन है। आज हमारे देश में छोटे से लेके बड़े बड़े प्रमाण पत्र तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। पेमेंट की बात करें तो ऑनलाइन कर सकते हैं। ये सभी कहीं ना कहीं 2015 में मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया डिजिटल इंडिया का परिणाम देखने को मिलता है। तो वो डिजिटल इंडिया का परिणाम ये हुआ जो हम आज देख रहे हैं। लेकिन इसकी ब्रांड एम्बेसडर मध्य प्रदेश में देखें तो कृति तिवारी को बनाया गया था, जो महू से संबंधित थी। किससे संबंधित थी दोस्तों? महू से संबंधित रही हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी महिला लोक माता के नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों याद रखेंगे लोक माता के नाम से देवी अहिल्याबाई होलकर प्रसिद्ध रही हैं। याद रखना है, देवी अहिल्याबाई होलकर जी है। इनका जन्म हुआ था 31 मई 1725 को। कहाँ हुआ था? चोंडी गांव। चोंडी जो गांव है, यहाँ पर जन्म हुआ था। 13 अगस्त में 1795 में देवी अहिल्याबाई की मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा, मृत्यु 70 साल की उम्र में हुई लगभग, और इंदौर में इनकी मृत्यु हुई थी। देवी अहिल्याबाई जी ने महेश्वर को अपनी धार्मिक राजधानी बनाया और इंदौर को अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाया। जब इनके पति खांडेराव, याद रखिएगा पति का नाम क्या था? खांडेराव होलकर। तो पति खांडेराव की जब डेथ हो गई, उसके बाद लगभग 1767 से 1795 तक मराठा होलकरों का जो शासन था वो अहिल्याबाई संभाला। क्यों? क्योंकि इनके जो पुत्र थे उनका नाम था मालेराव, और मुक्ताबाई इनकी पुत्री थी। तो मालेराव जो थे वो अल्पवयस्क थे। तो उनके अल्पवयस्क होने की स्थिति में देवी अहिल्याबाई ने शासन संभाला और बेहतर तरीके से बहुत लंबे समय तक शासन भी किया। जब देवी अहिल्याबाई का शासन होता है, तब हम बात करें तो भारत में मराठा साम्राज्य जो था वो चल रहा था और पेशवाओं की स्थिति में बदलाव देखने को मिल रहा था। जब हम बात करते हैं 1725 की, जब अहिल्याबाई जी का जन्म हुआ था, तो उस समय भारत में पेशवा थे बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम जो थे वो बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे, और योग्यता के आधार पर बालाजी विश्वनाथ के बाद इन्हें पेशवा की पदवी मिला था। ये वो पेशवा थे जिन्होंने 1737-38 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, मराठों के अधीन आ गया था दिल्ली। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य के विस्तार में कोई कमी नहीं छोड़ी। हालांकि बाजीराव जो थे, इनके समय में सबसे ज्यादा मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ। कब? जब वो 1740 से 1761 तक पेशवा रहते थे। लेकिन फिर भी याद रखेंगे कि बालाजी बाजीराव ने मराठों को एक तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की। शिवाजी महाराज के बाद सबसे ज्यादा अगर गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया है तो बाजीराव प्रथम ने किया था, जिन्हें हम लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जानते हैं। तो जब देवी अहिल्याबाई का जन्म हुआ था, उस समय मराठा पेशवा कौन थे? तो याद रखेंगे बाजीराव प्रथम थे। और जब देवी अहिल्याबाई जी शासन करने के लिए आई, तो वो मराठा पेशवाओं का पतन का समय चल रहा था। जब तक हम देखें तो मराठाओं की अलग अलग ब्रांचेस बन गई थी, जैसे कि इंदौर में होलकर थे, ग्वालियर में सिंधिया थे, बड़ौदा में गायकवाड़ थे। ऐसे अलग अलग जगह पर हम देखें तो आपको ये मराठा साम्राज्य विभक्त होते दिखा। लेकिन इस बीच में होलकर जो रहे इंदौर के, इन्हें बेहतर तरीके से चलाने का काम जो किया वो किसने किया है? देवी अहिल्याबाई जी ने किया है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ममता शर्मा एक विख्यात है। दोस्तों याद रखेंगे, ममता शर्मा जो है एक पार्श्व गायिका है, जिन्होंने मुन्नी बदनाम हुई जैसे गाने हैं दबंग में, वो गाने का काम किया। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अर्जुन रामपाल का जन्म मध्य प्रदेश के किस स्थान पे हुआ है? 2002 में जबलपुर में जन्मे थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में साइंस मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैंने पहले ही बता दिया है, अनिल काकोडकर जी को साइंस मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इनका जन्म 1943 में बड़वानी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भोपाल में पैदा हुए पटौदी के नवाब कौन थे? तो मंसूर अली खान। सैफ अली खान जो है दोस्तों इन्हीं के वंशज हैं। एक्चुअल में मंसूर अली खान जो थे वो क्रिकेटर भी थे और पटौदी के नवाब इन्हें कहा जाता। मंसूर अली खान जो थे वो भोपाल के नवाब के तौर पर काम करते थे। हालांकि 1971 में जब इंदिरा गांधी जी ने प्रिवी पर्स खत्म कर दिया, इनकी नवाबगिरी उस समय से खत्म हो गई थी, याद रखना है। तो मंसूर अली खान जो थे वो भोपाल में पैदा हुए पटौदी के नवाब थे, जिनके वंशज के तौर पर आज आप सैफ अली खान को देखते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, ओशो रजनीश का जन्म मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में हुआ था? याद रखेंगे 11 दिसंबर 1931 में
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर क्षेत्र में आपको ओशो रजनीश जो नाम से प्रसिद्ध हुए, इनका आपको जन्म होते दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जन्म लेने वाले निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी आगे चलकर शंकराचार्य बने? ध्यान रखेंगे, यहाँ स्वरूपानंद सरस्वती का नाम आता है। स्वरूपानंद सरस्वती जी, जिनका सिवनी जिले में जन्म हुआ था और स्वतंत्रता सेनानी भी थे और बाद में ये शंकराचार्य की पदवी पर बैठे। इनका जन्म जो है वो 1924 में हुआ था। 1924 में स्वरूपानंद जी का जन्म हुआ था, ध्यान रखना है। शंकराचार्य जी की बात करें दोस्तों तो लगभग 788 ईस्वी की अब बात करें, 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म जो है काकड़ी, केरल का जो जगह यहाँ पर हुआ था और इन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही संन्यास ले लिया था, घर परिवार छोड़ दिया था। केरल से चलते चलते आते हैं ओमकारेश्वर, खंडवा। ओमकारेश्वर में आकर यहाँ पर इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा की। जब इनके गुरुजी के देहांत हो गया तो ओमकारेश्वर में इन्होंने अपना शिक्षण देने का काम भी शुरू किया। कई सारे उपनिषदों वेदों पर इन्होंने भाष्य टीका लिखने का काम किया। ओमकारेश्वर में एक लंबे समय तक जाने के बाद अपना उत्तराधिकारी घोषित करके उत्तर की तरफ बढ़े और दोस्तों पहुंचते हैं कहाँ? केदारनाथ। केदारनाथ में ही शंकराचार्य जी की डेथ हो गई थी। लगभग 32 साल की उम्र में ही शंकराचार्य जी ने अपना देह त्याग दिया था। इन्होंने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में 4 अलग अलग मठ स्थापित किए थे और भारत को एक रक्षा सूत्र में बांध दिया था दोस्तों। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आदिगुरु शंकराचार्य जी का संबंध कहाँ से रहा है? केरल से रहा है और इनकी डेथ हुई थी केदारनाथ में। हाल ही में हमने देखा था कुछ सालों पहले केदारनाथ में मोदी जी ने शंकराचार्य जी की एक मूर्ति भी स्थापित की थी। ओमकारेश्वर में शंकराचार्य जी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की जा रही है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जादूगर आनंद का जन्म किस जिले में हुआ था? तो जादूगर आनंद का जन्म जबलपुर में हुआ था और 3 जनवरी 1952 को पैदा हुए थे। 3 जनवरी 1952 को जादूगर आनंद जो थे उन्होंने जन्म हुआ था कहाँ? जबलपुर में। जादूगर आनंद ने 8-9 साल की उम्र से भी जादू करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे करके ये एक बेहतर जादूगर के तौर पर फेमस हुए। अगर आप आज भी देखें तो आपके शहर में कभी कभी आपको जादूगर आनंद के जादू और इन सब चीजों को लेकर बोर्ड दिखते हैं और ये जादू करने के लिए आते भी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अन्नू कपूर संबंधित है दोस्तों 20 जनवरी 1956 को 20 जनवरी 1956 को अन्नू कपूर का जन्म भोपाल में हुआ था और ये फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर हैं, एक अभिनेता के तौर पर आप इन्हें देखते हैं और एक तरीके से आप इनको एक डिक्शनरी के तौर पर भी देख सकते हैं। अगर आपको बॉलीवुड से संबंधित कोई और न्यूज चाहिए हो तो आप अन्नू कपूर से संपर्क कर लो या अन्नू कपूर की वीडियोस देख लीजिए। क्यों? क्योंकि इनके पास बॉलीवुड की हर पुरानी ऐसी छुपी हुई सूचनाएं मौजूद है जो किसी को पता नहीं होती। हीरो के, हीरोइंस के, फिल्म सेट पे जो भी इंसिडेंट्स होते थे, झगड़े होते थे, कहानियां होती थी, सब अन्नू कपूर के पास होती थी। एक प्रकार से इन्हें अलग लेवल पर आप देखते हैं इनका संबंध मध्य प्रदेश के भोपाल से है। 1956 में भोपाल में जन्म हुआ था इनका। ठीक है, अगला प्रश्न है, अशोक कुमार को किस नाम से जाना जाता था? अशोक कुमार को दादा मुनि कहते थे। अशोक कुमार का नाम दादा मुनि था और इनका जन्म जो है दोस्तों वो भागलपुर में हुआ था। भागलपुर में कब हुआ था? 1911 में, याद रखेंगे। ठीक है, तो 1911 में भागलपुर में जन्म हुआ था अशोक कुमार का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अच्छा मध्य प्रदेश के खंडवा से संबंधित है, किशोर कुमार के भाई थे। गुलाम हुसैन खान का संबंध किससे दोस्तों? गुलाम हुसैन खान सितार वादक थे। 1927 में इंदौर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, सितार पर ख्याल, ठुमरी, दादरा आदि चीजों को ये बजाते थे। कौन? तो याद रखें गुलाम हुसैन खान जो सितार वादक थे, इंदौर में 1927 में जन्म हुए थे। तो गुलाम हुसैन खान का संबंध भी मध्य प्रदेश के इंदौर से है। अगला प्रश्न है, मकबूल फिदा हुसैन चित्रकार थे दोस्तों, हिंदू देवी देवताओं की विरोधी चित्र को लेकर ये जाने गए थे। इनका बहुत ज्यादा विवाद हुआ, बाद में देश छोड़ के चले गए और इनकी मृत्यु ब्रिटेन में हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुश्ताक अली का संबंध किस शहर से है? इंदौर से दोस्तों। 14 दिसंबर 1914 को, 14 दिसंबर 1914 के आसपास, याद रखेंगे 14 दिसंबर 1914 को मुश्ताक अली का जन्म इंदौर में हुआ था और इन्होंने 1952 में अपना पहला टेस्ट भी खेला था। क्लियर, इंदौर में जन्म हुआ था। तो भारतीय पूर्व क्रिकेटर है मुश्ताक अली जी। ठीक है, इसलिए मुश्ताक अली ट्रॉफी भी आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न है, राजेश्वरी ढोलकिया का संबंध किस खेल से है? तो राजेश्वरी ढोलकिया क्रिकेट से रही है। 1974-75 में आप इन्हें देखते हैं कि क्या स्थिति है। अगला प्रश्न है, शंकर लक्ष्मण का नाम
उपनाम क्या था, तो याद रखें गोली। ये गोलकीपर थे इसलिए इनका नाम ही गोली बन गया है। और 7 जुलाई 1933 को इंदौर में जन्मे थे। और ये भी याद रखेंगे कि अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, बाद में पद्मश्री भी इनको दिया गया। अगला प्रश्न है सुशील दोषी। दोस्तों सुशील दोषी 1947 में इंदौर में जन्मे थे और कमेंटेटर थे। इन्होंने कमेंट्री में एक अलग ही व्यवस्था स्थापित की है। अगला प्रश्न है मौलाना बरकतुल्लाह का संबंध किस आंदोलन से। दोस्तों याद रखिए वही मौलाना बरकतुल्लाह है जिनके नाम पे बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय आपको देखने को मिलता है भोपाल में। और ये गदर पार्टी से, याद रखेंगे 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक गदर मूवमेंट का प्रारंभ किया गया था, जिसमें गुरु हरदयाल जो थे वो लीडर थे। उनके सभी मेंबरों में से एक थे बरकतुल्लाह साहब भी, जिन्होंने बाहर से रहकर भारतीय क्रांतिकारियों को सहायता देने का काम किया था, ये ध्यान रखना है। और गदर मूवमेंट से संबंधित थे कौन, बरकतुल्लाह जी। 1862 में भोपाल में इनका जन्म हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। तो गदर आंदोलन जो है वो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से हुआ था। एक गदर नाम की पत्रिका प्रारंभ की गई थी, जिससे पैसा जो आता था उसका एक हिस्सा भारत में क्रांतिकारियों को सपोर्ट करने में लगाया जाता था, एक हिस्से से गदर पत्रिका का संपादन कार्य किया जाता था, जिसमें देश को लेकर, स्वतंत्रता संग्राम को लेकर जागरूकता फैलाने वाले, राष्ट्रवाद की भावना से भरी हुई चीजों को लिखा जाता था। तो गदर आंदोलन 1913 में आपको देखने को मिलता है, जिसके सदस्य के तौर पर आप बरकतुल्लाह जी को देखते हैं, जिनके नाम पर यहाँ पर आपको विश्वविद्यालय में देखने को मिलता है। बाबा साहेब पूंछ वाले किस जिले से संबंधित थे। 1918 में इनका जन्म हुआ था ग्वालियर में। 1918 में ग्वालियर में जन्म हुआ था और बाबा साहेब पूंछ वाले के नाम से थे। इन्हें 1997 में दोस्तों याद रखेंगे तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया। क्लियर दोस्तों। तो हमने आज इस प्रकार से मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व पर चर्चा की थी। यहां से आपको एग्जाम में प्रश्न जरूर देखने को मिलता है, तो उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में फिर से नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ आपके साथ रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।